महाराष्ट्र में जो अंधश्रद्धा कानून जिसको कहते हैं, अंधश्रद्धा विरोधी कानून जिसको कहते हैं, सही नाम उसका महाराष्ट्र जादू टोना विरोधी कानून। ये कानून केवल अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति या फिर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के काम की वजह से बना है। 1982 में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम शुरू हुआ। ये पूरे दुनिया में पहला ऐसा संगठन है कि जो कहते आया कि हमारा धर्म और भगवान के खिलाफ हम नहीं हैं, हमारा काम उनके खिलाफ नहीं है। जो लोग धर्म के नाम पर या भगवान के नाम पर आम इंसान को ठगते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके खिलाफ ये मूवमेंट है। इस ढंग से एक मोटो लेकर, एक बात लेकर ये मूवमेंट चलाई गई। गए 38 सालों से ये संगठन 38 सालों से ये संगठन काम कर रहा है, ये मूवमेंट काम कर रही है। हालांकि हम शुरुआत के ही दिनों से कहते आए हैं, डे वन से कहते आए हैं कि महाराष्ट्र में जो एक वारकरी संप्रदाय की परंपरा है, संत ज्ञानेश्वर जी, संत नामदेव जी, इन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत की, ऐसा माना जाता है। ये जो संत परंपरा की मूवमेंट है, वारकरी संप्रदाय की मूवमेंट कर इसको जाना जाता है। इसमें संत एकनाथ है, संत तुकाराम है, संत चोखोबा है, और अभी अभी 20वीं शताब्दी में हुए संत तुकडोजी महाराज और संत गाडगे महाराज, इन तक ये परंपरा चलते आई है। महाराष्ट्र में इन संतों ने दो बहुत बड़े काम किए। एक तो चातुर्वर्ण के कारण जो हमारे समाज में एक दरार निर्माण हुई थी, निचली जाति के लोगों को कोई सम्मान नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं थी। ये वारकरी संप्रदाय के मूवमेंट ने उन्होंने भगवान के समीप लाकर उनमें एक आत्मविश्वास जगाया। आम इंसान को भी प्रतिष्ठा होती है, ये भान पूरे समाज में निर्माण किया। यानी शूद्रों को भी आत्मसम्मान दिलवाया। और दूसरी बहुत महत्व की बात, लोगों में जो अंधविश्वास है उनको कम करने का भी बड़े पैमाने पर प्रयास किया गया। तो ये वारकरी संप्रदाय की पूरी मूवमेंट मूलतः एक अंधश्रद्धा निर्मूलन की मूवमेंट रही है। और इसलिए हम डे वन से कहते आए हैं कि ये जो मूवमेंट है महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की, इसका ही एक्सटेंशन कर हम अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जरिए काम कर रहे हैं। और हमारे हर व्याख्यान में इन संतों का काम हम लोगों के सामने रखते आए हैं। ये संतों के जो वचन है, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन दर्शाते हैं या फिर उनका इस ढंग से लोक शिक्षण करते हैं, वे अभंग, वे ओवी लोगों के सामने हम रखते आए हैं और इस ढंग से गए 38 सालों से काम करते आए हैं। लेकिन हमने शुरुआत से ही तय किया था कि जिन बाबाओं के खिलाफ हम ये काम कर रहे हैं, जो आम इंसान को ठगते हैं, उनका शोषण करते हैं भगवान और धर्म के नाम पर, चाहे बाबा हो, चाहे मांत्रिक हो, चाहे कोई ज्योतिषी हो, चाहे किसी के शरीर में भगवान आता है या देवी आते हैं ऐसा दावा करने वाले लोग हो, इन सब लोगों का नाम लेकर बोलेंगे। अब ये मूवमेंट शुरू करने के पहले एक वक्ता कर मैं ऑलरेडी महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश था, एक लेखक कर और पत्रकार कर ऑलरेडी एस्टेब्लिश था। तो जैसे ही इस विषय पर के व्याख्यान जाहिर होते थे, और मैं फुल टाइम काम कर रहा था 1982 दिसंबर से, तो नेचुरली दिन में 2 से 3 व्याख्यान लेता था। तो व्याख्यान डिक्लेयर होने के बाद में बड़ी तादाद में लोग व्याख्यान सुनने के लिए आते थे। हमारा हर व्याख्यान चमत्कार प्रात्यक्षिक के साथ होता था, क्योंकि जहाँ से नागपुर से ये मूवमेंट मैंने शुरू की, ये नागपुर विदर्भ का केंद्र है, विदर्भ की राजधानी है। ये विदर्भ के अब के 11 जिलों में कम से कम 200 तो भी चमत्कार करने वाले बाबा थे, और उनमें पूरे देश के 3-4 प्रांतों में जिसको लोग बहुत मानते हैं, ऐसा गुलाब बाबा जैसा बाबा भी विदर्भ का था, जो हवा में हाथ घुमाकर कभी कभी खड़ी शक्कर निर्माण करता था, कभी गुलाब का फूल निर्माण करता था, जिसके गाड़ी में कभी डीजल या पेट्रोल डालने की ज़रूरत नहीं होती। इस ढंग की अफवाहें थी कि वो किसी भक्त को कहता था कि जाओ एक बादली पानी लेके आओ
और जब पानी आता तो बकेट भर पानी में वो केवल उंगली डुबाता और उसने उंगली डुबाने के बाद में उसका रूपांतरण डीजल में हो जाता है, ऐसी मान्यता थी। ऐसे कम से कम चमत्कार करने वाले 200 बाबा तो भी इस एरिया में होने के कारण हम हर व्याख्यान में चमत्कार कर कर बताते थे, उन चमत्कारों को एक्सपोज करते थे, ये कैसे किए जाते हैं, लोगों का प्रबोधन करते थे और उनके साथ में इन बाबा का नाम लेकर बोलते थे। तो शुरुआत के दिनों से ही बड़े पैमाने पर ये बाबा के भक्त थे, हजारों लाखों भक्त थे। वे खड़े हो जाते थे, उनको भड़काया जाता था, कई बार गुंडे भेजे जाते थे। तो करीबन हर व्याख्यान के समय लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तैयार होते थे। अब मैं तो बहुत कानून अमल में लाने वाला व्यक्ति हूं, कोई भी गैर कानूनी काम अपने जीवन में करना नहीं चाहता हूं। इसलिए उन दिनों में अगर कोई कार्यक्रम हॉल में है, स्कूल के हॉल में है, कॉलेज के हॉल में है या फिर किसी एक हॉल में है, सांस्कृतिक हॉल में है, तो वहाँ पुलिस की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं रहती थी। लेकिन अगर खुले मैदान में अगर कार्यक्रम है तो उसकी पुलिस परमिशन लेना तो बहुत आवश्यक रहता था। तो पहले से ही बहुत पहले तारीख दी जाती थी, बहुत पहले से पुलिस परमिशन ली जाती थी। उसी के बाद में वो हॉल यानी वो मैदान बुक किया जाता था, वहाँ व्यवस्था की जाती थी और रोज एक कम से कम खुला व्याख्यान रहता था। वहाँ पर जब ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तैयार होती तो पुलिस के सामने बड़ा प्रेशर आ जाता। पुलिस डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा धार्मिक चीज़ों के बारे में बहुत संवेदनशील होता है, उन चीज़ों को बहुत डरता भी है और इसलिए उनके सामने सवाल खड़ा होता था कि क्या किया जाए, कैसे इस चीज़ को हैंडल किया जाए। एक तरफ मैं कभी कानून नहीं तोड़ता हूँ, कानून का बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से पालन करता हूँ, इसलिए मुझ पर कोई एक्शन भी लेना संभव नहीं था। दूसरी ओर एक पॉलिटिकल अच्छा बैकग्राउंड था, मेरा खुद का फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा है। तीसरी बात, मैं पत्रकार था। 1983 से शुरुआत से ही लोकमत जैसे एक डेली से जुड़ चुका था। तो जो व्यक्ति एक पत्रकार है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी अच्छा है, कभी कानून नहीं तोड़ता है, तो उसको कैसे रोका जाए, यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम पुलिस के सामने होता था। अब पुलिस के सामने दो ही पर्याय है। वातावरण में अगर इस ढंग से लोग बहुत खिलाफ खड़े होने का अंदेशा है, लोग बड़े पैमाने पर पुलिस के तरफ बार बार आकर तकरार कर रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि ये हमारे बाबा को, जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं, उस बाबा के बारे में बोलने वाला है व्यक्ति, उनको बदनाम करने वाला है, तो पुलिस के सामने बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती। ना ही वो कार्यक्रम को बंद कर सकते थे, इसलिए पुलिस अधिकारी खुद वहाँ हाजिर रहते थे और इसके एक बहुत अच्छे परिणाम मुझे मिले। पुलिस अधिकारी धीरे धीरे कन्विंस होते गए, मुझसे कहने लगे कि मानव साहब, आप केवल आर्टिकल लिखकर इनको एक्सपोज करते हो, भाषण के जरिए एक्सपोज करते हो, कभी कभी खुद जाकर एक्सपोज करते हो और बाद में इन लोगों को छोड़ देते हो। इन लोगों के लिए आप कानून का उपयोग क्यों नहीं करते हो? बोला, कहाँ कानून के झंझट में गिरेंगे, रात दिन मैं घूमते रहता हूँ। वैसे तो शुरुआत में मैं अकेला था, करीबन मेरे कुछ मित्र मुझे मदद करते थे, लेकिन संगठन में कार्यकर्ता नाम की कोई बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं थे। ऐसे स्थिति में मैं कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल कर पाऊँगा? कहाँ वो कानून के और फिर वो केसेस शुरू हो जाएगी, वहाँ हाजिर रहना पड़ेगा, ये सब झंझट कौन करेगा? धीरे धीरे पुलिस अधिकारियों ने ही कानून लगाना शुरू कर दिया। वहाँ के कोई स्थानिक एक आधे जिसकी इस काम के प्रति सहानुभूति है, उसको हम पकड़ लेते, उसके जरिए केस दायर करते, पुलिस खुद इंटरेस्ट लेती। 420 है IPC का, जो भी पॉसिबल है उन कलमों का उपयोग किया जाता और धीरे धीरे पुलिस के जरिए ही बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।
नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।